हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट नहीं है ये, मतलब रिवीजन है एक तरीके का। ठीक है, तो चलो हम लोग हर बार करते हैं। और ये जो है मैं बोलूँ कि हमेशा ये हिंदी में ही होगी गाइस। और इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है बेसिक लेवल से, इंग्लिश में अगर पढ़ना है बेसिक लेवल से, तो प्रशांत सर जो पढ़ा रहे जीके अपने चैनल पे, मतलब हम लोग दोनों मिलके दोनों मतलब ए टू जेड स्टडी पे दो जीके की क्लासेस रेगुलर दे रहे हैं आपको। ठीक है, उनकी जो है मतलब प्लेलिस्ट अलग है, मेरी प्लेलिस्ट अलग है, तो दोनों को आप फॉलो करो साथ में, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं और मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं और मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ओके ना गाइस, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनकी क्लासेस की जो है ना प्लेलिस्ट का नाम है जीके जीएस स्पेशल 2021 और मेरी जो प्लेलिस्ट का नाम है जीके टेस्ट 2021। ठीक है, जाके देख लेना। और इसके पहले हमने दो पार्ट कर लिया था टॉप 30 क्वेश्चंस का। पार्ट वन में 30 क्वेश्चन, पार्ट टू में 30 क्वेश्चन, और ये पार्ट थ्री हो जाएगा तो टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएगा। और कल और हम कर लेंगे तो 120 क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं ऐसी कंप्लीट एक पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि एयरफोर्स की बैच स्टार्ट हुई है अकेडमी के ऊपर, एक एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए। गाइस अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी बेसिक लेवल से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इनके टीचर जो है ना बिल्कुल भी फाउंडेशन बैच की तरह आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और आपको मतलब एग्जाम क्रैक कराने तक आपके साथ बने रहेंगे। ये 26 अप्रैल से मतलब 26 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है और 20 अप्रैल तक चलेगी है। ठीक है, इसके अलावा एनडीए की एक बैच है रणविजय है। ठीक है, ये भी है और इस बैच में पिछली बार एग्जाम में लगभग 200 बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया इस टीचर से पढ़ के। ठीक है, तो दोनों बैचेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जब भी आप जाके उनमें सब्सक्रिप्शन लेना तो आप ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना, ए टू जेड स्टडी, क्योंकि इसको यूज करने का एक फायदा है। चाहे आप सब्सक्रिप्शन लो या फिर स्पेशल क्लासेस लो, मतलब स्पेशल क्लासेस फ्री में बहुत सारी मिल जाएगी और अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फ्री में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे देख लो, शुरू में मान लो 6 मंथ्स का अगर आप लेना चाहते हो, आपका फी है 6400 रुपये। अगर आप यहाँ पे देखो हैव अ रेफरल कोड की जगह अगर आप इस तरीके से ए टू जेड स्टडी यूज कर लिए तो देखो 6400 का 5760 बन गया। कितना डिस्काउंट मिल गया आपको? ठीक है ना, 10% डिस्काउंट मिल गया। वैसे सारे फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो जाके आप ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड जरूर यूज करना। चलो हम चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। भारत की, देखो कल हमने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन। और आज क्वेश्चन हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, अगर ये पूछूं मैं आपसे कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तब ये क्या बोलोगे आप? ये बोल दोगे, क्या बोलते हैं इनका नाम भाई? डॉक्टर ये थे, क्या नाम था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर नाम था इनका। ठीक है ना, दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब ये कहाँ के थे? रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के थे? दोनों के दोनों भाई वेस्ट बंगाल से ही थे। अभी चलो, अभी एक नेक्स्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं थे। कौन थे? अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा नेहरू जी थे, तो ऐसा नहीं था, वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, कुछ लोग बार बार बोल देते हैं जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है वो। देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर कौन सा हम यूज करते हैं? तो शक संवत यूज करते हैं। याद रखना कि हम राष्ट्रीय कौन सा पंचांग यूज करते हैं, तो शक संवत वाला यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। आगे देखो, राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान को जब हम लोग गाते हैं तो कितने टाइम्स के अंदर उसको गा देना होता है? वो 52 सेकेंड्स के अंदर हमको कंप्लीट करना होता है। माने आप टाइम बहुत ज्यादा ले लो, आपको कोई बोलेगा नहीं, वो शर्त है कि आपको, आपका ये फर्ज है कि अपने राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट करना है 52 सेकेंड्स के अंदर का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी भाई? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। ठीक है, किसने? हेनरी बैकरल ने। ये नाम याद रखना कि बहुत बार ये एसएससी में पूछा है, इवन डिफेंस एग्जाम में भी पूछता है और कभी कभार रेलवे में भी पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा हॉटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इधर से उधर भटकते रहता है ये। ठीक है, अभी देखो, पेस मेकर का संबंध किससे है? यही बात, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है, पिछली बार नेवी में भी आया था। तो पेस मेकर का संबंध क्या है? ये भाई जो आर्टिफिशियल हार्ट लगाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, दिल, जो दिल आप लगा लेते हो किसी से भी, तो वही जब खराब हो जाएगा ना वो वाला, तो फिर आपको लगेगा ये वाला पेस मेकर। ठीक है, ये हृदय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की ग्रंथि जो है, एक एक ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्रंथि, वो उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या ये पूछ रहा है, तो ये बोलते हैं इसको पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्लैंड, ये चीज याद रखना। चलो, पीयूष ग्लैंड बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलो, वही चीज है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? ठीक है, कार्बन का सबसे प्योर
फॉर्म किसको बोलते हैं भाई? तो एक चीज सुना होगा आपने, डायमंड। डायमंड, और जब ओरिजिनल डायमंड मिल जाए ना, जब आप चाट लोगे तो उसमें इतना कार्बन होता है कि इंसान बचेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगी इंसान की। ठीक है, तो इसलिए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा हुआ? हीरा। ठीक है ना। अब देखो, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार करने वाले थे रॉन्टजॉन। ठीक है, कौन थे भाई? रॉन्टजॉन थे। ठीक है ना। अभी चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले इंसान ने किया था तांबे का उपयोग। सोच लो, कितना गर्व की बात है यार, लोहा से भी पहले हमने तांबा यूज कर लिया था। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है ना कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु से लोग परिचित नहीं थे? तो उस टाइम लोहा करना है। कुछ लोग को लगता है कि नहीं भाई वो लोग लोहा यूज करते होंगे, ऐसा नहीं है। लोहा बहुत टाइम के बाद पता चला था, जब लोहा का आविष्कार जब हुआ ना, तब जाके इंसान जातिवाद में भटक भटक गया। एक तरीके से समझो, मैं आपको कहानी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब लोहा का आविष्कार हुआ था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, तो हुआ क्या ना, जब उत्तर वैदिक काल में जब लोहा मिल गया इंसान को, उस टाइम राजा को लगा ना कि भाई लोहा बहुत ही कीमती चीज है, इसे बहुत ना, मतलब अर्थव्यवस्था बदल गई इंसान की, बहुत ना औजार बनने लगी। तो अब राजा को लगा भाई, अगर हम लोहा का तो आ गया, बहुत सारे पैसे हो गए, लोहा का आविष्कार तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ इंसान को, अगर ऐसा कर दिया जाए, हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, अगर हम पूरे मतलब अपने को क्या करें, शासन व्यवस्था को राज में बदल दें, जो इंसान जो काम कर रहा है ना, वो उसकी मतलब पूरी, अब क्या करेगी, उनकी पूरी वंश जो है वही मतलब जाति में रह जाएगी। जैसे अगर कोई दूध बेच रहा है तो वो ग्वाला हो गया। ठीक है, अगर कोई मिट्टी का बर्तन बता रहा है तो वो कुम्हार हो गया। इस तरीके से पूरी, पहले क्या था, जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो उत्तर वैदिक काल से पहले क्या था, एक ही घर में चार पांच कास्ट के लोग थे। मतलब जो इंसान गाय बेच, मतलब गाय पाल के दूध बेच रहा है, वो यादव कहला गया, ग्वाला कहला गया, और वही जो मिट्टी का बर्तन उसका बेटा बना रहा है तो उसको कुम्हार कहते थे। ठीक है, उसके बाद जब ये लोहे का विस्तार हुआ, इकोनॉमी बढ़ी, इंसानों के दिमाग में बुद्धि आई, तो राजा को लगा भैया इकोनॉमी तो बढ़ गई है, अब जरा पैसे रखो अपने पास, और हमारा पुत्र ही क्या करेगा, हमेशा शासन करेगा, राजा का बेटा कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये छोटी सी कहानी थी, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको भी बोलना है, इसके ऊपर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अभी देखो, एक चीज है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है, याद रखना। ठीक है, जब भी अंतरिक्ष में जाओगे तो आपको आकाश जो है काला दिखाई देगा। अभी दूरबीन का आविष्कार करने वाले कौन थे? अरे पिछली बार नेवी एमआर में पूछा गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था। ये दोनों नेवी के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, अभी देखो, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है उसको राजघाट कहा जाता है। याद रखना, क्या बोला जाता है? राजघाट कहा जाता है। अभी देखो, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बम्बई से थाने तक चली थी। कहाँ से भाई? बम्बई का अब नाम क्या हो गया है? मुंबई। ठीक है ना, बम्बई से थाने तक चली थी पहली रेल। अभी देखो, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? किस नगर में मेट्रो चली थी? तो कोलकाता में चली थी। कहाँ में? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ओके ना। चलो अगले क्वेश्चन देखो, भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ था, किस सन में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये 1853 में भारतीय रेल स्टार्ट हुआ था। भारत में सबसे पहली रेल जो चली थी, मतलब जब आरंभ किया गया था, तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के time। अभी देखो, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भैया? राकेश शर्मा थे। ठीक है, 1984 में ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? कल हमने पढ़ा था कि भारत की सर्वप्रथम पहली महिला राज्यपाल कौन है, वो हमने कल पढ़ा था ना। तो आज कमेंट करके बता दो कि कल हमने क्या पढ़ा था। पहली महिला राज्यपाल पढ़े के बारे में हमने पढ़ा था ना। आज क्या हो गया, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो क्या नाम है, सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, इनका नाम मतलब थोड़ा सा अचानक से लेने में कंफ्यूजन होता है। श्रीमती सुचेता कृपलानी इनका नाम है। ठीक है, चलो अभी देखो, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जी थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया आपके सामने, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, याद रखना। 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर छोड़ दो, नहीं भी याद है तो 1945 याद रखना। ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और पूछेगा अगर एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ भैया? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? देखो, सर्वप्रथम पहले जो सबसे पहले महासचिव बने थे उनका नाम था त्रिगवेली, और जो वर्तमान में है वो कौन है भैया? ये है, क्या नाम है इनका? एंटेनियो गुतेरस। ठीक है, एंटेनियो गुतेरस जो वर्तमान में है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने देश हैं? तो ये समझ लो 193 है। मैं आपको पूरी अच्छी से बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। अभी पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि 195 कंट्रीज है। कितनी है? जिसमें से
93 जो है ये यूएनओ का क्या है भाई, मेंबर है, ठीक है। और इसमें से दो कंट्रीज ऐसी हैं जो इनकी सदस्य नहीं है। कौन कौन से है? एक वेटिकन सिटी है, और दूसरा हमारा ताइवान है। ये दोनों नहीं है, और वेटिकन सिटी को सबसे छोटा देश माना जाता है। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? वैसे तो यूएनओ के टोटल 193 देश हैं, मतलब यूएनओ के अंदर आते हैं। बट यूएनओ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है ना, उसके अंदर 15 देश आते हैं, ठीक है। जिसमें से 10 जो है अस्थायी और 5 अस्थायी है, याद रखना। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके पास, देखो क्या है भैया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी हैं? तो मैंने जस्ट बताया कि 10 अस्थायी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। द हेग कहाँ पे है? हॉलैंड में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? द हेग में। और द हेग कहाँ पे है? हॉलैंड के अंदर आता है, ठीक है। अभी देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? जस्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी, एंटोनियो गुतेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव है, ठीक है। ये 1 जनवरी 2017 को बने थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिलहाल तो अब ये भी देते हैं, नरेंद्र मोदी भी देते हैं हिंदी में भाषण। और हिंदी में देने से क्या फायदा होता है? सारे लोग समझ जाते हैं, क्या फायदा घाटा कुछ नहीं है, मतलब अपना अपना प्रेफरेंस, ठीक है। सारे लोग समझते हैं कि नहीं, यहाँ पे समझो कैसे समझते हैं बाकी लोग। यहाँ पे एक जैसे हेडफोन की तरह एक गैजेट होता है, जो कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का होता है, और इसमें पता है आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा कि किस लैंग्वेज में आपने बोला। और सुनने वाला जो है, मान लो जापानी भाषा में सुनना चाहता है, उसमें ऑलरेडी इनेबल्ड कर रहा है, किया रहेगा उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सी भाषा सुनना चाहता है, उस लैंग्वेज में ये इसको ट्रांसलेट कर देगा। पहले आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा किस लैंग्वेज में बोला भाई आपने, और उसको फटाक से मतलब ट्रांसलेट करेगा। बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का और बहुत ही मतलब हाई टेक्नोलॉजी का ये गैजेट होता है, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अभी हमने पढ़ा कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी है जो हमको परमानेंट है, और 10 टेम्पोररी मतलब अस्थायी, जो कि हर 2 साल पे इनको चेंज किया जाता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो मैंने अभी बोला आपको कि टोटल मिला के 193 कंट्रीज है संयुक्त राष्ट्र संघ में। पहले 192 थे, और लास्ट में एक कंट्री बन गया, उसका नाम था दक्षिणी सूडान, ठीक है। क्या नाम था उसका? दक्षिणी सूडान, ये जो लास्ट कंट्री था। तो गाइज आज हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड की एक प्रैक्टिस सेट है, जिसकी ई बुक आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप परचेस कर लेना, बहुत ही सस्ता सा है। और इसमें 600 प्लस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इन 600 प्लस क्वेश्चन को अगर करके चले जाते हो ना, 10 मॉक टेस्ट है, हर मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन है, लगभग 200 प्लस आपको इसमें मैथ मिल जाएंगे, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग सब मिल जाएगा। और प्लस एक और प्लस पॉइंट क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और इसका सॉल्यूशन भी आपको उसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आंसर की भी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप ईमेल पे मतलब वो कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना मुझे, और मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना, एडमिन पैनल में आपको मिल जाऊंगा, मुझसे कांटेक्ट करना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, या फिर मुझे ईमेल पे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ईमेल देखना यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो पसंद आया तो, आज की क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके बताना टोटल कितने क्वेश्चन आपको पहले से याद थे और अभी कितने क्वेश्चन याद है।